नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और सब जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4.0 का अनाउंसमेंट कब होगा, उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी। तो उससे सबसे पहले उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, सूत्रों से एक खबर मिल रही है कि लॉकडाउन 4 को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। बड़ी और अच्छी खबर इसमें यह है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, यानी जहां मामले हैं, एक्टिव मामले, बाकी जगहों पर ऑटो टैक्सी चलाने की इजाजत दी जा सकती है, जबकि रेड जोन के लिए नए सिरे से नियम बनाए जा सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सभी सामान बेचने की भी छूट मिल सकती है, जो अभी तक केवल एसेंशियल कमोडिटीज पर लागू होती है। और हवाई सेवा में एयर इंडिया को सीमित उड़ान की अनुमति भी दी जा सकती है। तो ये कुछ सूत्रों से जो हमें अभी खबरें मिली हैं। लेकिन फिर आपको हम बता दें कि लॉकडाउन 4.0 की म्याद कितनी होगी, इस पर कोई सवाल हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन आ रहा है, ये तय है। अब बस किसी भी वक्त इन गाइडलाइंस का ऐलान हो सकता है, किसी भी लम्हा ये गाइडलाइंस आ सकती हैं और उसमें पता चलेगा कि पिछली बार जो अलग अलग जोन के हिसाब से बांटा गया था, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, उसमें जितनी ढील दी गई थी, अब की बार वो ढील कितनी बढ़ती है। लेकिन देश के 30 ऐसे शहर हैं जहां पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शुरुआत से बना हुआ है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, पालघर, सोलापुर, यहां बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कम से कम 30 शहर देश भर के ऐसे हैं जहां पर आप बहुत कम रियायत की उम्मीद करें, अगर रियायत मिलती भी है तो। कुछ आपको ऐसे ही शहरों के नाम हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, पालघर, सोलापुर, ये वो सारे जिले हैं जो एपिसेंटर हैं कोरोना का और जहां सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। खासकर मुंबई अपने आप में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट पूरे देश में इस वक्त बना हुआ है। तो यहां कोई बहुत ज्यादा ढील मिलेगी, इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। ये मुमकिन है कि जहां हॉटस्पॉट्स हो उसके अलग जो इलाके हैं वहां थोड़ी बहुत एक्टिविटी को इजाजत दी जाए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार खुद ही बहुत सख्त है इस वक्त। उन्होंने केंद्र की गाइडलाइन से पहले, केंद्र लॉकडाउन अनाउंस करे उससे पहले महाराष्ट्र ने खुद ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो अपनी राज्य के हालात की स्थिति को उद्धव ठाकरे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो फिलहाल बहुत ज्यादा सख्ती के साथ कुछ वक्त तक और लॉकडाउन को चलाना चाहेंगे ताकि किसी तरह पहले काबू में आए ये कोरोना का मामला। अब जरा अगले हॉटस्पॉट राज्य की बात करते हैं और फिर वहां के हॉटस्पॉट शहर आपको बताएंगे। ये है गुजरात। गुजरात में 3 शहर कम से कम, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, यहां पर बहुत ज्यादा सख्ती है। लॉकडाउन 4.0 यहां लागू तो होगा और बहुत सख्ती के साथ लागू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पर अहमदाबाद, गुजरात के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे आगे और सबसे खतरनाक किस्म का कोरोना गुजरात में चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो मौत की दर है, डेथ रेट जो है, वो पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा है। तो ये गुजरात की बात हुई। अब जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली वालों को शुरुआत से इस बात से परेशानी रही कि दिल्ली जो है पूरा ही रेड जोन के अंदर है। दिल्ली के 11 जिले वो रेड जोन के अंदर आते हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रियायत के पक्ष में, वो चाहते हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है उनके अलावा बाकी जगहों पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, ऑटो रिक्शा चल पाएं, मॉल्स बंद रहें तो छोटे बाजार खुल जाएं, इसी तरीके से थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ फैक्ट्रियां खोल दी जाएं। वो इसके पक्ष में अभी उन्होंने दिल्ली वालों से राय मांगी थी कि आप क्या चाहते हैं। तो बहुत से लोगों ने लॉकडाउन को थोड़ा लचीला बनाने की मांग की थी, लेकिन देखते हैं दिल्ली के लिए क्या होता है आगे। मध्य प्रदेश में ये दोनों शहर कम से कम इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको अभी कुछ वक्त और, या हो सकता है काफी वक्त और, लॉकडाउन, बहुत सख्त लॉकडाउन के अंदर रहना पड़ेगा। इंदौर और भोपाल दोनों जगह मामले बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 2 एपिसेंटर्स हैं, कोलकाता और हावड़ा। गाइडलाइंस अब चूंकि किसी भी वक्त आने वाली हैं तो हमें पता चल जाएगा। ये सारे इलाके जो हैं रेड जोन के इलाके हैं। अब रेड जोन में कितनी छूट मिलती है ये देखना पड़ेगा। पिछली बार रेड जोन में हर किस्म की एक्टिविटी प्रतिबंधित थी, क्या इस बार कुछ उसमें रियायत मिलती है। ऐसी राजस्थान में 3 बड़े हॉटस्पॉट एरियाज थे या एपिसेंटर्स थे, वो थे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, खासतौर पर जयपुर। अब देखते हैं कि इन 3 शहरों में क्या कोई छूट मिल सकती है। लेकिन हम जैसा आपको बता रहे हैं कि जहां जिस भी शहर के अंदर ज्यादा मामले हैं, बहुत कम गुंजाइश है कि वहां पर कोई रियायत दी जाए। बाजार तो शायद अभी काफी लंबे अरसे तक ना खुले। उत्तर प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। यूपी बहुत बड़ा राज्य है। आगरा और मेरठ, ये 2 जगह जो हैं, कम से कम इन दोनों जगहों पर अभी गुंजाइश कम है। आगरा में तो बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैला था, बहुत सारे मामले एक साथ आए थे। शुरुआत में कुछ कामयाबी भी मिली थी, लेकिन मेरठ में भी उसी किस्म से मामले अभी भी आ रहे हैं। पंजाब में अमृतसर एक ऐसा शहर है, होली सिटी अमृतसर, जहां पर अभी गुंजाइश कम है कि लॉकडाउन में कुछ नरमी मिल पाएगी। और पंजाब उन राज्यों में से है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब, ये 3 राज्य हैं जिन्होंने केंद्र से पहले ही अपना लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। पंजाब में अब कर्फ्यू नहीं रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। और ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ग्रेटर चेन्नई, तिरुवल्लूर, कडलूर,
चेंगलपट्टू, अरियालूर और विल्लुपुरम, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहने के पूरे आसार हैं। तेलंगाना के कुछ शहरों की, कुछ इलाकों की बात कर लें अगर आप, तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद का इलाका जो है वहां मामले चूंकि ज़्यादा हैं, तो इसीलिए यहां पर अभी सख्ती हो सकती है। और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो अभी किसी किस्म के ट्रेनों की, बसों की आवाजाही इसके भी पक्ष में नहीं थे, तो उनका रुख भी अभी थोड़ा सख्त है लॉकडाउन को लेकर के। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में ब्रह्मपुर एक शहर है, ब्रह्मपुर एक एपिसेंटर बना हुआ है और वहां पर भी लॉकडाउन अभी तेजी के साथ इन्फोर्स रह सकता है। सारे रिपोर्टर्स जो हैं हमारे इस वक्त अलग अलग शहरों से हैं, वो आपको आइडिया देंगे अब कि जो राज्य की सरकारें हैं वो क्या सोच रही हैं लॉकडाउन को लेकर के, और उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उनके उसका क्या आगे असर होता है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, आपको केंद्र सरकार से जुड़ी पूरी खबर देंगे। गोनिका अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ हैं, राजीव सिंह मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं, कोलकाता से अनुपम मिश्र है हमारे साथ, रुचि कुमार जो हैं वो लखनऊ से हमारे साथ हैं और भोपाल से अनुराग अमिताभ। तो पहले हम देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र, इंतजार में कल बीता कि गाइडलाइंस शायद कल आ जाएं, और आज तो खैर नियमावली जारी करनी पड़ेगी सरकार को क्योंकि लॉकडाउन का आखिरी दिन है। आप कोई कोई रहस्योद्घाटन करना चाहते हैं? क्यों, आपके पास खबर तो रहती है। और सौरभ, 1 बजे के लगभग जब मैंने सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति से पूछा था कि ये लॉकडाउन के लिए जो गाइडलाइंस आने वाली है वो कितने बजे तक हम एक्सपेक्ट करें, तब उनका ये कहना था कि 2 से 3 घंटे तक अभी एक्सपेक्ट मत करो। मतलब ये कि अगर 1 के बाद 3 घंटे का आप जोड़ दें तो 4 बजे तक तो वो सीधे मना कर रहे थे कि इस समय तक एक्सपेक्ट मत करो, उसके बाद कभी भी गाइडलाइंस आ सकती है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई कि गाइडलाइंस को लेकर सारी तैयारी पूरी कर जा चुकी है, क्योंकि इस बार राज्यों की बहुत ज़्यादा अलग अलग राय थी, हालात भी बहुत ज़्यादा बदले हुए हैं। इसके चलते ज़्यादा मंथन किया गया गाइडलाइंस को बनाने में, जिसमें पहले सारे राज्यों से ब्लूप्रिंट मंगाया गया, उसके बाद गृह मंत्रालय में गृह सचिव ने बाकी अधिकारियों के साथ बैठकर एक मोटा खाका तैयार किया, फिर उसके बाद पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी कि आखिर राज्य क्या चाहते हैं। उसमें हर राज्य का नाम नहीं था बल्कि इंडिविजुअल राज्यों की जो डिमांड थी उसका एक ब्यौरा दिया गया था। उसके बाद पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंथन किया, पीएमओ के अधिकारियों ने मंथन किया और तब उस गाइडलाइंस को तैयार किया गया है। इसके अलावा उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो कि अभी उसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कई सारे राज्यों का ये कहना था कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन ये स्पेसिफिकेशन का आधार राज्यों को दे दिया जाए, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है क्या केंद्र सरकार उससे सहमत है या नहीं। लॉकडाउन कम से कम 31 मई तक बढ़ेगा, ये तो तय दिख रहा है कि केंद्र सरकार के ऐलान से पहले आप देखें तो लगभग 6 राज्य या तो लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं या बढ़ाने की बात कह चुके हैं। जी सौरभ जी, देखिए 2 ही बड़े सवाल हैं इस वक्त लोगों के मन में देवेंद्र। एक तो लॉकडाउन आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, अब लॉकडाउन कितनी अवधि का होगा इसका आपने कहा 31 मई तक तो कम से कम है। दूसरा ये कि ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से सख्त होगा या उससे ज्यादा नरम होगा? और सौरभ, निश्चित तौर पर रिलैक्सेशन की अगर आप बात कर लें तो उसमें ज़्यादा नरम होगा, क्योंकि हम ज़्यादा ओपननेस की तरफ जा रहे हैं और ये सभी राज्यों की भी मांग थी कि और ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों के लिए खुलापन लाया जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार की जो गाइडलाइंस थी उसमें जितने रिस्ट्रिक्शंस है उससे ज़्यादा खुलापन होगा, सिवाय 29 शहरों के, जिसके साथ कल भी स्वास्थ्य सचिव ने लगातार बैठक करके एक बारीकियां बताई है 29 शहरों को कि आपको आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि देश के 70 से 80% मामले 29 शहरों से ही आ रहे हैं, तो वहाँ कोई नरमी के संकेत नहीं है। लेकिन बाकी जगह निश्चित तौर पर पिछली बार की गाइडलाइंस की तुलना में ज़्यादा खुलापन, ज़्यादा रिलैक्सेशन रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इस बार लॉकडाउन के बावजूद कुछ और एक्टिविटीज को जरूर इजाजत मिलेगी। एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। पंजाब के बाद महाराष्ट्र एक दूसरा राज्य जुड़ गया, अब तमिलनाडु भी है इसी सूची में जहां पर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया। अभी केंद्र सरकार ने अनाउंस नहीं किया है, ऑफिशियली लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया, उससे पहले अब महाराष्ट्र ने लॉकडाउन अपना बढ़ा दिया है। आप क्या समझते हैं अभी महाराष्ट्र सरकार के अंदर क्या मंथन चल रहा है राजीव? महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं अभी? देखिए, इसके मायने साफ तौर पर यही निकाले जा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां की स्थिति बेहद गंभीर है। खास तौर पर मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, औरंगाबाद, मालेगांव और ठाणे रीजन के अंतर्गत आने वाले 5 जिले, ये वो शहर हैं, ये वो जिले हैं जो सबसे ज़्यादा कोरोना की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को ही अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया था, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव केसेस का हो या फिर मृतकों का। कोरोना पॉजिटिव केसेस 1600 से ज़्यादा और मृतकों का आंकड़ा एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे में 67 लोग। इससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर कोरोना
जो है वो उसका ग्राफ कम होने के बजाय कई जिले ऐसे जहां पर लगातार बढ़ रहा है। कुछ एक जिले ऐसे जरूर है जहां पर कुछ हद तक कमी जरूर आई है संक्रमण के मामलों में, लेकिन बाकी जगहों पर अगर हम देखें, जो शहर बड़े हैं, खासतौर पर पुणे का हो, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, नासिक मालेगांव हो या फिर मुंबई सबसे बड़ा हॉट सेंटर है। सबसे राजीव, ये बताइए कि चलिए इन शहरों के बारे में तो आप ये आम जानकारी हो गई कि भाई इन शहरों में मामले हैं, यहां पर बहुत सख्ती से लॉकडाउन रहेगा। उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो बाकी इलाकों में, बाकी महाराष्ट्र के हिस्सों में क्या लॉकडाउन में ढील देने के पक्ष में है? देखिए, जो ऑरेंज जोन है और जो ग्रीन जोन है, वहां पर जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, उनको कुछ हद तक रियायत देने की बात पहले भी कह चुके हैं उद्धव ठाकरे। यहां तक कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो जब यहाँ से बड़ी तादाद में जा रहे थे तो उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मजदूर ना जाएं, जल्दी लॉकडाउन खुलेगा तो मजदूरों को कारखाने में काम करने का मौका मिलेगा, वो इस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र से पलायन ना करे। तो उद्धव ठाकरे की तकलीफ भी समझी जा सकती है। एक तरफ वो कोरोना पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग यहाँ से प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनको भी रोक पाने में असमर्थ है, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ट्रेनें नहीं मिल रही है, बसें नहीं मिल रही हैं, वो पैदल ही जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि रियायत चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें महाराष्ट्र की स्थिति को भांप कर उस पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है। फिलहाल ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। रियायत पाना, उस पर अमल करना, यह अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस वक्त महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा कोरोना का सेंटर है। यहाँ के कई शहर ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। देखिए, अगर महाराष्ट्र और एक आध और राज्य ये कंट्रोल हो जाए इस लिहाज से, तो देश में कोरोना की जो बढ़ने की जो तादाद है काफी नीचे आ जाएगी, ये बात साफ है। अभी तक की बातचीत का हम एक बार क्रक्स जो है वो दर्शकों को हम बता देते हैं। देवेंद्र पराशर ने खबर दी है कि किसी भी वक्त अब गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं लॉकडाउन 4 की। ये तय मानिए कि जो जिन शहरों में, खासतौर पर 30 ऐसे बड़े शहर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर कोरोना के काफी मामले हैं, वो शहर रियायत की गुंजाइश ना करें, उम्मीद ना करें। और उसके अलावा बाकी हिस्सों के अंदर पहले से ज्यादा छूट और रियायत मिल सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपको हम यूपी का हाल दिखाते हैं, जहां हर दिन नए केस के साथ कोरोना का कांटा बढ़ रहा है। पूरे यूपी में इस वक्त 501 कंटेनमेंट जोन है। इसमें कोरोना के एपिसेंटर बन चुके शहरों की तस्वीरें क्या हैं, यह आपको हम जरा दिखाते हैं। लखनऊ में इस वक्त 11 कंटेनमेंट जोन है। आगरा में सबसे ज्यादा 44 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहां कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा है आगरा के अंदर। इसके अलावा यूपी के मेरठ में 44 और नोएडा में 41 कंटेनमेंट जोन है। फिर एक बार आप यूपी का ग्राफ देख लें। लखनऊ में कुल 11 कंटेनमेंट जोन, आगरा में 44 सबसे ज्यादा। इसके अलावा मेरठ में भी 44 कंटेनमेंट जोन है, यह भी एक बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। कुल 501 टोटल कंटेनमेंट एरियाज हैं यूपी के अंदर। नोएडा में 41 कंटेनमेंट जोन हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है आपके सामने। रुचि हमारे साथ है। रुचि, ये बताइएगा कि जिन शहरों के नाम अभी हमने लिए हैं, इनके अलावा भी क्या कोई ऐसे बड़े या छोटे शहर हैं जहां पर सख्ती आगे लागू रह सकती है? देखिए, उसमें से एक कानपुर है, क्योंकि कानपुर में भी बहुत ज़्यादा कोरोना के केस हैं, मौतें भी हुई हैं। लेकिन मोटे तौर पे सरकार ये चाहती है कि लॉकडाउन 31 मई तक रहे। इसकी बड़ी वजह ये है कि आज तक यूपी में करीब 15 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं दूसरे प्रदेशों से। महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, कर्नाटक से हैं। तो सरकार को ये लग रहा है कि ये जो श्रमिक आ रहे हैं, इनमें से अभी भी करीब 500 में लक्षण पाए गए हैं कोरोना के, और 50 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन श्रमिकों से कोरोना और ज़्यादा फैल जाए। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ ढीलों के साथ, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चले, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा चले, और ढील के साथ ये लॉकडाउन आगे जारी रहे। कुछ जगह, कुछ शहर जहाँ पे कोरोना के केस कम है, वहाँ गवर्नमेंट का प्लान है मार्केट्स खोलने का। वो चाहते हैं कि या तो ऑड इवन नंबर, वहाँ नंबरिंग की जाए, ऑड इवन से खोला जाए, या 2 दुकानें खोलकर छोड़कर एक दुकान खोली जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश सरकार चाहती है कि की जाए। लेकिन फिलहाल यही चाहती है कि ये लॉकडाउन 31 तक चलता रहे। और ये जितने श्रमिक आए हैं, अब जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि करीब 10,000 पर डे होने लगेंगे अगले 1-2 दिन में। तो चाहते हैं कि जितने श्रमिक आए हैं सबकी स्क्रीनिंग कर ली जाए,
और जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं उनको टेस्ट करके उनको आइसोलेट किया जाए। इस तरह की कोशिश सरकार की है। तो लगता नहीं है कि यूपी में अभी जैसी जिंदगी हम लोग पहले जीते थे जल्दी जी पाएंगे। सौरभ, देखिए, दो तीन बातें हैं रुचि, जैसे अभी आपने कहा कि बाजार खोलने को लेकर के ऑड इवन की तर्ज पर या एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान, ऐसी दुकानें खुली जाएं। इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों को लेकर के अभी जो पाबंदियां हैं, मोटे तौर पर दफ्तर, दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको लेकर के लोगों में सबसे ज्यादा सवाल है। तो इसके पक्ष में है यूपी सरकार खोलने के? देखिए, प्राइवेट ऑफिसेस जो हैं वो ज़्यादातर आप आगरा छोड़ दीजिए, मेरठ छोड़ दीजिए, कानपुर छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जगहों पे जैसे लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो प्राइवेट ऑफिसेस भी खुल रहे हैं। सरकारी ऑफिसेस भी थर्ड लॉकडाउन के बाद खुलना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो कम कर्मचारियों के साथ वहाँ काम चलाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ इसी तरह से, जैसा अभी हमने थर्ड फेज देखा, उसी तरह से इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़े और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़े, उसमें ज़रूर छूट दी जाए, जिससे जो राज्य में जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ बेहतर हो पाए, लोगों का रोजगार का जो संकट है वो कुछ कम हो। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसी तरह से आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जाए। सौरभ, ठीक, चलें, यूपी की बात हमने कर ली, महाराष्ट्र की बात हमने कर ली, अब जरा मध्य प्रदेश के हालात आपको बता देते हैं, जहां कोरोना के केस तकरीबन 5000 के करीब पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स, 385 कंटेनमेंट जोन्स, वो इंदौर के अंदर हैं, उज्जैन में 48 कंटेनमेंट जोन है, मंदसौर में 5 हैं, सागर में भी 5 कंटेनमेंट जोन है। इसके अलावा मुरैना में 2, भिंड में 2। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है आपके सामने। गुना में 1, भोपाल में 190। मोटे तौर पर आप देखेंगे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये 3 बड़े इलाके हैं जो कि कोरोना के एपिसेंटर्स बने हुए हैं। नीमच में 3 हैं, सतना में 2 हैं, लेकिन भोपाल और इंदौर, ये दोनों शहर जो हैं, इंदौर में 385 इलाके चिन्हित हैं जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, भोपाल में 190 कंटेनमेंट जोन्स हैं, और इसके अलावा उज्जैन में भी कुछ ऐसे मामले हैं। लेकिन इन दोनों शहरों में अगर कोरोना काबू में नहीं आ रहा है तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं इन दोनों शहरों के निवासी? हम जरा अनुराग अमिताभ से समझते हैं। अनुराग, पहले तो ये बताइएगा आपकी ये मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना की स्थिति को कैसे लोग रीड कर रहे हैं, सरकार उसको कैसे एनालाइज कर रही है? कहीं काबू में आता दिखाई दे रहा है, कंटेनमेंट जोन बढ़ ही रहे हैं या कहीं जगह कम भी हो रहे हैं? देखिए सौरभ, जिस तरीके से कोरोना जो है वो तेज़ी से विकराल रूप अगर हम कहें मध्य प्रदेश में करता जा रहा है तो बात कम नहीं होगी। इंदौर में 100 मौतें अब तक सामने आ चुकी हैं, वहीं आंकड़ा जो है वो 5000 के पास आ चुका है। 4952 मामले जो है वो अब तक मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। इंदौर में यह आंकड़ा 2470 पहुंच चुका है, भोपाल में 1000 को पार कर चुका है कल, और 1014 हो चुका है। ऐसे में अभी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम जो 15 तारीख तक जो केंद्र सरकार को अपनी प्रस्ताव भेजा था, उसमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन, जहां तकरीबन 200-250 से ज़्यादा मामले हैं, 45-47 मौतें देखी जा चुकी है, इन 3 शहरों में प्रस्ताव रखा था कि रेड जोन जो है, जो साफ तौर पर ये 3 शहर जो हैं जहां पर तकरीबन 80% से ज़्यादा मामले हैं, अगर पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भों की बात करें तो इन रेड जोन में बफर जोन बना दिया जाए। 2 किलोमीटर का जो एरिया है इन तीनों जगह पर, वहां की गतिविधियां पूरी तरीके से, जिस तरीके से लॉकडाउन था, लॉकडाउन 3.0, उसी तरीके से रखा जाए। इसके बाद बाहर का इलाका जो है वहां तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ हल्के तौर पर शुरू करने की कवायद शुरू की जाए, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों, प्राइवेट ऑफिस 33% जो ऑफिसर्स के साथ खुलें। इसके साथ साथ स्कूल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जो कर्मचारी आए वो 33% आए। दुकानें खुलें ऑड इवन संख्या के आधार पर, एक इलाके की एक दुकान एक दिन में और दूसरी तरफ दूसरी दुकान में। इसके अलावा ऑरेंज जोन में भी मध्य प्रदेश सरकार ने नई एक गाइडलाइन तैयार करने की बात कही थी कि 20 से ज़्यादा मामले जिन जिलों में हैं, तकरीबन ऐसे 14 जिले हैं, उनको ऑरेंज जोन में रखा जाए और ग्रीन जोन में। इसके बाद आपको बता दूं 3 मई को जब गाइडलाइन आई थी तब मध्य प्रदेश में 24 जिले कोरोना संक्रमित नहीं थे, लेकिन आज के संदर्भों की बात करें तो आज 45 जिले जो हैं वो पूर्णतः संक्रमित हैं और 7 जिले बचे हुए हैं 52 में से जहां पर अभी एक भी प्रकरण नहीं है। ऐसे में माना जाए तो बाकी ऑरेंज और जो ग्रीन
ग्रीन जोन है, यहां पर राहत की उम्मीदें हैं, लेकिन रेड जोन जहां पर मध्य प्रदेश के 4,952 मामलों में से अकेले जो करीबन 3,500 से 4,000 मामले हैं वो 3 शहरों में हैं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन। यहां पर राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो बाकी जबलपुर और बुरहानपुर जैसे शहर हैं जहां पर 175 और 149 मामले हैं, यहां पर भी सख्ती लागू रह सकती है। कुछ चलिए, मोटे तौर पे आपने बताया कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन यहां पर रियायत की उम्मीद नहीं है। कोरोना जो है वो अब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया है महाराष्ट्र के अंदर, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन वहां कुछ गतिविधियां बाकी शहरों में शुरू की जा सकती हैं। हम आपको पश्चिम बंगाल की लेकर चलेंगे, उससे पहले एक सवाल देवेंद्र पराशर के पास ले जाना चाहते हैं। देवेंद्र, बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस लॉकडाउन में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट ट्रैवल ये खुलेगा या नहीं खुलेगा? और सर, अब सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही थी उसके हिसाब से सरकार ने इस बात पे विचार किया था कि क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट दे देना चाहिए। उसमें सरकार का जो रुख था थोड़ा सकारात्मक था, खासतौर पे वैसे इलाकों में जहाँ पे संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं है। इंटर स्टेट को लेकर जो हमें संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से वो जो बैन था वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, और इस बारे में सरकार में बहुत ज़्यादा सहमति नहीं बन पा रही थी कि वो खोलना ठीक नहीं रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पक्ष में नहीं थे। तीसरी चीज़ कि जो क्राइटेरिया निर्धारण की बात हमने की थी उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री से जब एक बार पीएम के साथ बैठक हुई थी मुख्यमंत्रियों को, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री से इस बाबत एक रिपोर्ट मांगा गया था कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि सभी राज्यों को ये अधिकार दिया जाए। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक फॉर्मूला भी सेट करके बताया था गृह मंत्रालय को कि इस फॉर्मूले के आधार पर जो कि एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया हो, उसके आधार पर राज्यों को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा सकता है कि कैसे वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन का निर्धारण कर सके। जी सर। जी चलें, ठीक है। आप पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है वो बता दें, आगरा में मजदूरों को लेकर 7 ट्रेनें पहुंची हैं और इनमें कुल 9,233 मजदूर अपने घर लौटे हैं। तो 7 ट्रेनें आगरा भी पहुंची हैं और अभी प्रवासी मजदूरों को लेकर 4 और ट्रेनें जो हैं वो पहुंचने जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर अब तक सबसे ज्यादा 45 ट्रेनें जो हैं वो वापस आ चुकी हैं आगरा में। लखनऊ में 54,921 मजदूर जो हैं वो पहुंच चुके हैं और 7 ट्रेनें फिलहाल अभी आगरा में पहुंची हैं और कुल 9,233 मजदूर जो हैं वो आए हैं। एक बार रुचि से हम पूछ लेते हैं जल्दी से। रुचि, ये बताइएगा, आपने भी कहा था कि 15 लाख के करीब जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं वो अपने परिवार के साथ वो यूपी में आ चुके हैं। तो क्या इस प्रोटोकॉल क्या है जब ये ट्रेनें आती हैं या अगर बसों से कोई आदमी बॉर्डर से पहुंचता है उसके बाद उनको कहीं और रखा जाता है, क्वारंटीन किया जाता है? देखिए, पहले तो ये था कि जो लोग आ रहे थे उनको क्वारंटीन किया जा रहा था उनके ज़िलों में, लेकिन अब सरकार ने पिछले कुछ दिनों से क्वारंटीन की व्यवस्था सरकारी ख़त्म कर दी है और कहा है कि होम क्वारंटीन में रहें वो और घर में रहें। तो होता ये है कि ट्रेन से आते हैं और स्टेशन पे, जैसे लखनऊ की बात करें तो स्टेशन के बाहर अलग अलग ज़िलों की बसेस लगी रहती हैं जिन्हें सैनिटाइज किया जाता है और वहाँ पे उन यात्रियों को बैठाकर उनके ज़िलों में भेजा जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग बड़ी तादाद में पैदल चले आ रहे हैं, ट्रक्स में आ रहे हैं, साइकिल्स पे आ रहे हैं। तो अब सरकार ने सिर्फ आज सरकार का कहना है कि 87 ट्रेन यूपी में आई हैं अलग अलग ज़िलों में, जिसमें करीब 1.5 लाख श्रमिक अलग अलग देश के हिस्सों से यूपी पहुँचे हैं। तो सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि सबकी स्क्रीनिंग कराई जाए जितने श्रमिक आ रहे हैं, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है, सरकार का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में जो 15 लाख श्रमिक हैं ये करीब 20 से 21 लाख यूपी में वापस लौटेंगे और रोज़ाना करीब 1 लाख श्रमिक वापस आएंगे। तो अब इतने जो श्रमिक हैं इनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इनका टेस्ट कैसे होगा, इनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी, ये सच में बड़ा मुश्किल सवाल है। आज भी हमने देखा कि लखनऊ के बॉर्डर पे जो लोग ट्रक से आ रहे थे उनको ट्रक से उतार के बसेस एक जगह खड़ी की गई है अलग अलग ज़िलों की, वहाँ से उनको उनके ज़िले भेजा जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें मज़दूरों को आ रही हैं, लेकिन बार बार यही अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि पैदल ना चलें, बाइक से ना चलें, ट्रक से ना चलें। लेकिन मज़दूरों के सामने मुश्किल ये है कि उनका कहना है कि उन्हें ट्रेन नहीं मिल रही। जैसे आज सुबह सहारनपुर में बवाल हुआ मज़दूरों का, उनका कहना था कि वो पैदल ही बिहार चले जाएंगे। तो इस तरह की दिक्कतें यूपी में जगह जगह से देखने को मिल रही हैं। सौरभ जी चलिए, तो एक बार हम फिर से ये बता देते हैं खबर कि जो ट्रेनें चल रही हैं
वो अब लगातार मजदूरों को लेकर उनके शहरों को पहुंच रही हैं। आगरा में अभी 7 ट्रेनें आई हैं, 9,233 मजदूर जो हैं वो घर लौटे हैं। रुचि बता रही हैं कुल 15 लाख मजदूर अभी तक और आ चुके हैं और 4 और ट्रेनें ऐसी यूपी में आज और पहुंचने वाली हैं। 10,348 प्रवासी मजदूर और ट्रेनों से वापस पहुंचेंगे। कानपुर में 11 ट्रेनें आ चुकी हैं, 13,883 मजदूर लौटे हैं कानपुर में, और आगरा में मजदूरों को लेकर 7 ट्रेनें अभी अभी आई हैं। तो एक जो देश के सामने एक संकट बना हुआ था, रोजाना ये देखना और बड़ी अमानवीय तस्वीरें लगती थी, वो सड़क पर मजदूर परिवार के साथ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें सब चले जा रहे हैं। अंतहीन सफर है, रास्ते में हादसे हो रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई इस बीच में रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, कई लोगों की गर्मी की वजह से मौत हो गई, किसी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, और जाहिर है उसमें कुछ लोग हो सकता है कोरोना संक्रमित भी रहे होंगे। तो उनका कैसे जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा हो, उनको उनके घर भेजा जाए, इसका अब तेजी के साथ जो है सरकार ने ट्रेनों के जरिए उनको उनके घर भेजने का काम किया है। गोंडा में 37 ट्रेनें, 35,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। गोरखपुर में 79 ट्रेनों में 92,298 मजदूर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं, और रुचि जैसा कह रही हैं कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो है प्रतिदिन 1 लाख लोगों का हो सकता है। वैसा नहीं है कि अंतहीन है, क्योंकि ये माना जाता है कि 40 से 50 लाख के करीब मजदूर जो हैं यूपी बिहार से, वो और राज्यों के अंदर काम करते हैं। ये आंकड़ा इससे कम तो नहीं, ज्यादा हो सकता है, तो लेकिन कभी तो ये सिलसिला थमेगा भी। रुचि, कोई अंदाजा है, कोई एस्टिमेट है सरकार के पास कि कुल ऐसे कितने निवासी हैं यूपी के जो बाहर काम करते हैं दूसरे राज्यों में? सरकार तो ये कह रही है कि 20 से 22 लाख मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं वो उत्तर प्रदेश वापस लौट के आएंगे। लेकिन जो बिहार के मजदूर हैं उनका भी रास्ता ज़्यादातर जो राज्यों से आते हैं वो यूपी होकर जाता है, तो उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो यूपी से के शहरों से होकर जा रहे हैं। लेकिन यूपी के मजदूरों के लिए गवर्नमेंट का यही कहना है कि 20 से 22 लाख मजदूर वापस आएंगे, उनमें से 15 लाख वापस आ चुके हैं। सरकार का कहना है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन यूपी में चलाई गई हैं, 500 ट्रेन से मजदूरों को लाया गया है, बसेस भी लगाई गई हैं। और जैसा हमने देखा 1-2 दिन पहले, आज ज़रूर सकती है, लोग अपने साधन से भी आ रहे थे, ट्रक से, पैदल, साइकिल से, ठेलों से, मोटरसाइकिल से। तो इस तरह से सरकार कह रही है कि 15 लाख मजदूर अब तक यूपी वापस आ चुके हैं। तो एक दिक्कत ये भी है कि जो बिहार जाने वाले मजदूर हैं वो भी यूपी की सड़कों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप अगर यहाँ आएंगे सौरभ, तो हाईवेज पे आपको इन मजदूरों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। और जो तस्वीरें हम देखते थे कि जब पार्टीशन हुआ था तब तो हमने उसको देखा नहीं, लेकिन उसकी तस्वीरें देखी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, पिक्चर्स में देखा, तो वो जो सीन है वो कुछ आजकल हाईवेज पे दिखाई दे रहा है। चलिए, लेकिन आप ठीक कह रही हैं रुचि, याद तो उसी की दिलाता है, लेकिन अच्छी बात है कि अब सरकारों ने जागरूक होकर के मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करना भी शुरू किया। और इसमें केवल केंद्र सरकार की बात नहीं है, इसमें राज्यों से ये वो आना है एस्टिमेट कि आप हमको इतनी ट्रेनें दीजिए। 243 ट्रेनें जो हैं वो अब तक चल चुकी हैं यूपी के लिए। यूपी में 552 ट्रेनें चल चुकी, माफ कीजिएगा, और 6,35,000 से ज़्यादा मजदूर आ गए हैं। रुचि कह रही है कि सरकार कहती है 15 लाख आ गए हैं, और अभी लगभग 243 ट्रेनें और चलने जा रही हैं यूपी के लिए। तो लगातार बता दें आपको, प्रवासी मजदूरों का घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूपी में 6,65,369 मजदूर 522 ट्रेनों के जरिए वो और पहुंच चुके हैं। लगातार तेजी के साथ अब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार इंतजाम कर रही है। कुछ और आंकड़े जो हैं वो हमारे पास अब आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे आगरा है, तो आगरा में आज 60 ट्रेनों से 9,033 पहुंचे हैं, कानपुर में 11 ट्रेनों से 13,883, लखनऊ में 45 ट्रेनों से 54,921, जौनपुर में 35 ट्रेनें पहुंची आज अलग अलग शहरों से, और उसमें 45,461 लोग आए। गोरखपुर में 79 ट्रेनें और उसमें 52,298 मजदूर पहुंच चुके हैं। बरेली में 8 ट्रेनें पहुंची हैं, बलिया में 18 पहुंची हैं, प्रयागराज में 29 ट्रेनें पहुंची हैं जिसमें 37,736 मजदूर घर लौटे हैं। प्रतापगढ़ में 19 ट्रेनों में 27,000 से ज़्यादा, रायबरेली में 8 ट्रेनों में 10,000 से ज़्यादा। इसके अलावा वाराणसी में भी काफ़ी मजदूर श्रमिक जो हैं वापस आए हैं। वाराणसी के अंदर 27 ट्रेनें अब तक पहुँच चुकी हैं और 35,830 मजदूर जो हैं वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा आप यूपी की जो ये हमारे पास सूची आई है, इसमें तमाम ज़िले हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मजदूर जो हैं वो पहुंच चुके हैं।
इसमें गाजीपुर, बांदा, सुल्तानपुर का जिक्र है, हरदोई, आजमगढ़, सबके लिए ट्रेनें चली। अयोध्या में 16 ट्रेनें पहुंची हैं, 20,200 के करीब मजदूर वहां पर आए हैं। और गोंडा में 47,000 से ज़्यादा मजदूर पहुंचे हैं, 37 ट्रेनें वहां पर पहुंची हैं। अंबेडकर नगर, सीतापुर, फतेहपुर, उन्नाव, बस्ती में 20 ट्रेनें गई हैं, जिसमें 26,000 से ज़्यादा मजदूर लौटे हैं अपने घरों को। इसके अलावा एक एक ट्रेनें भी जहां भी ज़रूरत पड़ी वो भी चलाई गई हैं। जैसे एटा के अंदर एक ही ट्रेन चली, उसमें 1200 लोग पहुंचे हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि मजदूर जो है कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, उस हिसाब से ट्रेनों का बंदोबस्त किया गया है। और ये ट्रेनें ऐसा नहीं है कि कोई एक दो जगह से आ रही हैं, ये श्रमिक जहां जहां भी काम कर रहे हैं देश के किसी भी हिस्से में, वहां से ट्रेनें, इतनी ट्रेनें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। तो कुल 522 ट्रेनें और 6,65,369 इतनी संख्या में मजदूर जो है ये सामने पहुंच चुके हैं। ये अब ये पूरा अनुमान है। और जो प्रस्तावित ट्रेनें हैं अभी और वो 243 हैं, जिसके जरिए 3,33,604 ये मजदूर की संख्या जो घर पहुंचेगी। और कुल आप दोनों को जोड़ लें, जितने आ चुके हैं और जितने अभी ट्रेनें जो हैं वो चलने वाली हैं, जिसका आंकड़ा सरकार के पास है वो है 765 ट्रेनें यूपी के लिए केवल हम बता रहे हैं आपको, और 9,95,973, यानी कुल मिलाकर 10 लाख के करीब मजदूर जो हैं, ये सरकार का आंकड़ा है कि चंद दिनों के अंदर पहुंच जाएंगे वो अपने घरों को उत्तर प्रदेश में। ये अच्छी बात है कि कम से कम सड़कों पर जो हम वो दर्दनाक तस्वीरें देख रहे थे अब देखने को शायद ना मिले। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे दो सहयोगी रह गए अपने अपडेट के साथ। दिल्ली से गोनिका है और कोलकाता से अनुपम मिश्र, उनके पास भी चलेंगे और फिर आपको हम बता दें कि लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। किसी भी वक्त ये जानकारी आ सकती है कि आपके शहर में क्या खुला और क्या रहेगा बंद। लॉकडाउन 4.0 18 मई यानी कि कल से, इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन ये लॉकडाउन क्या लेकर के आएगा? क्या जिंदगी पिछले लॉकडाउन की तरह रहेगी या कुछ और सरल होगी? कुछ और इलाके खुलेंगे, ट्रेनें, बसें, ऑटो रिक्शा, बाजार, ये सब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? कोलकाता की बात हम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में दिखा रहे हैं आपको कोलकाता। 2576 मामले और कुल मौतें 232 जो हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर हो चुकी हैं। कोलकाता वासी क्या उम्मीद करें? कोलकाता की पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपनी ओर से क्या सिफारिशें दी हैं, यह आपको अनुपम मिश्र बताएंगे। अनुपम, ममता बनर्जी इस लॉकडाउन में किस किस्म के नियम चाहती हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार जिस तरह से लॉकडाउन का पालन या अनुपालन करने को कहेगी वैसा किया जाएगा, लेकिन कुछ रियायतें जो पहले से दी जा रही हैं और कल से जो हम एक नई चीज़ देख सकते हैं जो पिछले लगभग 2 महीनों में नहीं देखी गई है। कोलकाता की पहचान भी कही जाती है ट्राम सेवाएं और फेरी सेवाएं, ये दोनों कल से शुरू हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो यात्री रेस्ट्रिक्शंस है वो रहेंगे, जैसे 20 यात्री से ज़्यादा न रहें। जो सरकारी बस की सेवाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, इसमें भी 20 यात्रियों से ज़्यादा यात्री नहीं रहने दिया जा रहा है। और जो प्राइवेट बसेज हैं उनको भी कहा गया है कि आप भी सेवा शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो यात्री हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। हालांकि जो प्राइवेट बस संगठन है उनका कहना है कि अगर हम एक बस में सिर्फ 20 यात्री लेते हैं तो ये जो भाड़ा है, किराया है, वो बढ़ा कर लेना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार राजी नहीं है। राज्य सरकार कह रही है कि आप किराया नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जो प्राइवेट बस सेवाएं हैं वो शुरू होंगी, क्योंकि उनको नुकसान होगा, क्योंकि 20 अगर पैसेंजर को लेकर वो चलती हैं तो। और ख़ास तौर पर कोलकाता और हावड़ा, इन 2 शहरों में सबसे ज़्यादा संक्रमण है पूरे पश्चिम बंगाल में अगर हम देखा जाए तो। लेकिन पिछले 1-2 सप्ताह में जो राहत की बात है वो ये है कि जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छी है, 34% रिकवरी रेट है। और जो संख्याएं भी आ रही हैं बहुत जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ रही है। कोलकाता में कंटेनमेंट जोन लगभग 340 के आसपास हो चुके थे, अब थोड़ा घट गए हैं, 300 से नीचे आ गया है कंटेनमेंट जोन। हावड़ा में भी जो कंटेनमेंट जोन 76 के आसपास पहुंच चुका था, उसमें 1-2 सप्ताह में काफी राहत की सांस ले रही है पश्चिम बंगाल सरकार। और मुझे ब्रेक लेना है, उससे पहले जरा ये और बता दीजिए कि ममता बनर्जी खास तौर पर पब्लिक स्पेसेस के बारे में, बाजारों वगैरह को लेकर के उनका क्या रुख है? वो खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? और लोगों की आवाजाही, मूवमेंट जो है, खास तौर पर ये जो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का जो एक किस्म का कर्फ्यू है, जो कई जगह लागू हो रहा है, कई जगह नहीं हो रहा, इसको लेकर के उनकी क्या राय है?
जी देखिए, बाजारों के बारे में ममता बनर्जी ने पहले कहा है, थोड़ा रोजगार सृजन के पक्ष में है वो, और इसलिए उन्होंने कई बाजार खोल के भी रखे हुए हैं, लेकिन हालांकि रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब कंटेनमेंट जोन जैसा है वहां पे कोई भी बाजार नहीं खुला हुआ है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार खुले हुए हैं और भी खोलने की बात कही गई। स्टैंड अलोन दुकानों को कंटेनमेंट जोन के बाहर खोलने को कहा गया है। इसके अलावा जो व्यवसाय है या जो प्राइवेट जॉब्स हैं या प्राइवेट जो काम करते हैं, ऑफिसेज हैं, उसमें कहा गया है कि 25% मैन पावर के साथ आप ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है उनको मानना होगा। इस तरह से लॉकडाउन 3 में थोड़ी रियायतें हम देखने को मिली थी, अब लॉकडाउन 4 में उससे भी ज़्यादा रियायतें देखने को मिल रही हैं। भीड़ भी थोड़ी बढ़ी है, जो सड़कें हैं उन पे वाहनों की संख्या बढ़ी है, चूँकि जायज़ है जिस तरह से जो रियायतें दी जा रही हैं, बाजार थोड़े हल्के खोले जा रहे हैं और स्टैंड अलोन दुकानें खोलने के निर्णय लिया गया है। फेरी सेवा अगर शुरू होती है तो लॉकडाउन 4 में थोड़ी और ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिलेगी। चलें, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको हम दिल्ली की तस्वीर दिखाएंगे। दिल्ली चूंकि पूरा शहर रेड जोन में है, तो दिल्ली में क्या लॉकडाउन 3 जैसी जिंदगी रहेगी या उससे कुछ और बेहतर हो, कुछ और सरल होगी, कुछ और मूवमेंट होगा? गोनिका के पास चलेंगे और आपको बता दें, फिर याद दिला दें, केंद्र सरकार की ये सारी गाइडलाइंस देश भर के लिए अब किसी भी वक्त जारी हो सकती हैं। वो आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देखेंगे। स्वागत है आप सभी का। हम आपको बता रहे हैं लॉकडाउन 4.0 कैसा हो सकता है, क्योंकि गाइडलाइंस किसी भी वक्त अब आ सकती हैं। उससे पहले हम बड़े राज्यों के हालात जो हैं वो देख रहे हैं। दिल्ली की बात आप करें, दिल्ली में 24 घंटे में 422 नए मामले आए हैं और अब तक 9,755 कोरोना पॉजिटिव कुल मामले आ चुके हैं और 24 घंटों में कोरोना की वजह से 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये दिल्ली का आपके लिए फिलहाल कोरोना मीटर है और कुल 148 लोगों की जान दिल्ली में जा चुकी है। और दिल्ली की जो दूसरी परेशानी है वो ये कि दिल्ली में आबादी बहुत है, लेकिन 11 के 11 जिले जो हैं वो सभी रेड जोन के अंदर घोषित हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल कई बार ये कह चुके हैं कि ये थोड़ी सी ज्यादा सख्ती है दिल्ली वालों के साथ, कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर बाकी इलाके खोले जाएं। तो केजरीवाल साहब की राय तो गोनिका बड़ी साफ है कि वो रियायतों के पक्ष में है। अब देखना यह है कि उनकी जो सिफारिशें हैं उस पर केंद्र सरकार का रुख क्या है। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल शुरू से ही कहते आए हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग भी हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि रेड जोन को छोड़कर सभी बाकी एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाए। उसके बाद उन्होंने जनता से सुझाव मांगे। कुल 24 घंटे में करीब 5 लाख सुझाव उनके पास आए। उन सभी सुझावों और उनका जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया वो लगभग एक जैसा है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में तमाम जो मार्केट प्लेस हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर जो मॉल्स हैं, उनमें तमाम दुकानें 50% के हिसाब से खोली जाएं, यानी कि ऑड इवन के हिसाब से कि कुछ दुकानें एक दिन और कुछ बाकी की जो 50% दुकानें हैं वो दूसरे दिन खोली जाएं। इसके अलावा जो ऑटो, टैक्सी, बस, मेट्रो, ये तमाम सुविधाएं शुरू की जाए, लेकिन इनमें भीड़ ना हो। ऑटो की बात करें तो ऑटो में ड्राइवर के अलावा पीछे एक सवारी बैठे, टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 सवारी बैठे। तो पूरी जो सख्ती है वो इस तरह अपनाई जाए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने के वो पूरी तरह पक्ष में है। मेट्रो में भी उनका ये कहना है कि ज्यादा भीड़ ना की जाए। इसके अलावा जो मास्क है वो लोग पहन कर रखें और तमाम जो दुकानें खुल रही हैं या जो मार्केट्स खोलने का प्रस्ताव वो दे रहे हैं उनमें तमाम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कराया जाए। किसी भी दुकान में, किसी भी मार्केट में भीड़ ना हो। तो जाहिर तौर पर वो यही कह रहे हैं कि रेड जोन के अलावा जो बाकी के एरियाज हैं, जिस तरह ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन, उनमें तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, एक बार हम देवेंद्र के पास चलना चाहेंगे। देवेंद्र, कोई खबर गाइडलाइंस को लेकर के? नहीं सर, अभी भी बस इंतज़ार है और जिन लोगों से पूछा जा रहा है उन्हें भी इंतज़ार है ऊपर के आदेश का कि कब इस गाइडलाइंस को जारी किया जाए। पिछले बार की गाइडलाइंस की बात करें तो तकरीबन 5 बजे के आसपास गृह मंत्रालय कवर करने वाले रिपोर्टर को बुलाया गया था मंत्रालय में, और वो समय लगभग अब हो गया है और अभी तक उन्हें नहीं बुलाया गया इस बार। और वहाँ पर एक बार बुला के एडिशनल होम सेक्रेटरी की तरफ से ब्रीफ किया गया था बाकायदा हर पॉइंट्स के बारे में, ये क्या कुछ किया जा रहा है। अभी बस इंतजार इस बात का कि कब ऊपर से ग्रीन सिग्नल आता है और उसके बाद फिर वो गाइडलाइंस जो है राज्यों को भी हमारे जरिए यानी मीडिया के जरिए ही पता चलती है या राज्यों में सरकारों को कम से कम पहले इत्तला कर दी जाती है? नहीं, पहले तो इतला नहीं की जाती है, क्योंकि अगर पहले इतला की जाती तो इनके रिलीज करने से पहले जानकारी आ जाती। तो राज्यों को भी एक बार जब यहाँ पब्लिक डोमेन में डाला जाता है तो लगभग उसी समय राज्यों को भी बताया जाता है बाकायदा, और उनको जो बताने का तरीका है और प्रेस को और सार्वजनिक तौर पर जो बताने का तरीका है उसमें बहुत का फ़र्क होता है। उस लिहाज से राज्यों को प्रशासनिक तरीके से ज़्यादा बताया जाता है, जबकि सार्वजनिक तौर पर मीडिया को सार्वजनिक करने के लिए उस लिहाज से बताया जाता है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए।
अच्छा देखिए, एक जब हम लॉकडाउन कहते हैं तो लॉकडाउन का एक शाब्दिक अर्थ भी अगर हम इस वक्त देखें तो वो ये है कि सब कुछ बंद है, और बंद का मतलब ये है कि आप अपने घर में बंद हैं, आप अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। अभी भी सब जगहों पर ग्रीन जोन छोड़ दें तो बाकी जगहों पर लोगों के बगैर किसी काम के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, और अधिकांश जगह लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। कोई बेजा जो है बहुत ज्यादा तादाद में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। गोनिका, ये जो पब्लिक मूवमेंट है इसको लेकर के क्या रुख है खासकर दिल्ली में? देखिए, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा गया है केंद्र सरकार को, उसमें यही कहा गया है कि मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी ये सभी चलाई जाएं। यानी कि जाहिर तौर पर पब्लिक का मूवमेंट भी वो चाह रहे हैं कि पब्लिक का मूवमेंट भी अब शुरू हो जाए, लेकिन कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर बाकी एरियाज में ये एक्टिविटीज शुरू हो जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि तमाम जो इस वक्त प्राइवेट ऑफिस खोले गए हैं या फिर सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं, तमाम जो शॉपकीपर्स हैं जो भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी दुकान चलाने के लिए जा भी रहे हैं, जिन्हें परमिशन है, तो उन लोगों को भी जाने के लिए जिनके पास अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं है या फिर किसी तरह की और सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें भी अपने ऑफिस जाने के लिए, अपनी दुकान पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाया जाए। तो जाहिर तौर पर वो मूवमेंट के अब जो है कहीं ना कहीं पक्ष में दिख रही है दिल्ली सरकार के, लोगों का मूवमेंट शुरू किया जाए और मार्केट्स को खोलने की बात की जा रही है। और मार्केट्स में अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो फिर मार्केट्स खोलने का भी क्या फायदा है। इसीलिए मार्केट्स को खोलने के लिए भी उन्होंने कहा है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह मार्केट्स देखते हैं कि कई जगह पर बहुत मार्केट्स की जो है छोटी छोटी जगहों पर है, जिस तरह चांदनी चौक की मार्केट है, काफी तंग मार्केट है, उसमें एक ही बिल्डिंग में कई कई दुकानें हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये देखना कि आखिर किस तरह इन मार्केट्स को भी मैनेज किया जाता है। हालांकि चांदनी चौक के कई और मार्केट के लोग ये फैसला ले भी चुके हैं कि हम 31 मई तक मार्केट नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर स्थिति आगे ऐसी ही बनती रही तो आखिर वो क्या करेंगे? क्या आगे भी वो इसी तरह खुद फैसला लेकर मार्केट को बंद रखेंगे? अभी आप जिक्र कर रही थी कि पब्लिक मूवमेंट होगा, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, बाजार खुलेंगे तो लोगों का पहुंचना लाजमी है। एक रिपोर्ट हमारे पास है कि दिल्ली में अगर मेट्रो सेवा शुरू होती है, पक्षधर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसके, अगर मेट्रो दोबारा चलाई जाती है तो पहले का मेट्रो का सफर आपका जैसा रहता था और अब मेट्रो कैसे चलेगी, उसमें कितना अंतर होगा,